नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण सेकेंड चैप्टर जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का है, संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम ये समझें कि इसका रोल क्या है हमारे जीवन में। कम्युनिकेशन अगर ना हो तो क्या होगा, अगर हो रहा है तो इसमें कौन सी सावधानियां हम बरतते हैं। बच्चों, संप्रेषण की प्रक्रिया एक लगातार घटित होने वाली प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में हर लेवल पे और हर पल हर क्षण ये घटित होती है। इसे हम संचार प्रक्रिया के नाम से एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चीज़ें होती हैं, जिसको हम एक को तो सेंडर बोलते हैं जो मैसेज को सेंड करता है, और दूसरा होता है मैसेज को प्राप्त करने वाला, जिसको हम रिसीवर कहते हैं। बच्चों, इन दोनों के बीच में भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका कि बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि हम किस चैनल का यूज कर रहे हैं, किस माध्यम से हम मैसेज को भेज रहे हैं, और उसमें कौन कौन सी बातें हैं जिसको कि महत्वपूर्ण ढंग से हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चों, संप्रेषण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बातें हैं उसमें है संचार या प्रेषक, कम्युनिकेटर जिसको बोलते हैं हम, या सेंडर बोलते हैं। दूसरा है बच्चों संदेश, मैसेज हमारा होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा कौन सा हम यूज कर रहे हैं बच्चों, लैंग्वेज हिंदी है, अंग्रेजी है, या जो भी भाषा हम यूज कर रहे हैं, जैसे जो भाषा हमारे रिसीवर को समझ में आए उस भाषा को हम चयन करते हैं, और माध्यम देखते हैं कि किस माध्यम से हम बोल के, संकेत द्वारा, या उसका किस तरह से हम मैसेज को भेजने जा रहे हैं, ये भी उस पर निर्भर होता है। बच्चों, एक है हमारा कम्युनिकेटर या रिसीवर जो कि रिस्पांस देता है कि हमारा मैसेज जो हम भेजना चाह रहे हैं वो सही ढंग से पाया कि नहीं। अगर हमारा मैसेज पहुंच गया, उसे मिल गया, तो उसका एक साइन हमें वो देता है, और ये हमारे रिसीवर या मैसेज प्राप्तकर्ता के ज्ञान विवेक पे निर्भर करता है कि उसने हमारे सभी जैसे संदेश और लैंग्वेज को समझा कि नहीं, हम जो चैनल यूज कर रहे हैं वो क्या सूट कर रहा है कि नहीं, उसको उसके ऊपर लागू हो रही है कि नहीं चैनल। तो इन सब बातों का हमें फीडबैक प्राप्त होता है रिसीवर के द्वारा। बच्चों, अब इन छः को जो है हम लोग, पांचों जो हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको अब हम लोग क्रमशः समझने का कोशिश करेंगे कि इनका क्या मतलब है। संदेश बनाने वाले या संदेश भेजने वाले को सबसे पहले हम जान लें कि इसको प्रेषक बोलते हैं, और यही प्रारंभिक क्रिया का आरंभ करने वाला व्यक्ति या संगठन होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है संदेश। बच्चों, मैसेज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। भेजने वाला और पाने वाला सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारा मैसेज या संदेश जो है वो प्रॉपर नहीं असेंबल हो पा रहा है, तो फिर वो भी हमारे लिए मुसीबत पैदा करता है। तो प्रेषक द्वारा प्रसारित की जाने वाली जानकारी जो भी वो मैसेज के रूप में भेज रहा है, वो उसके विचार, उसकी भावनाएं या संचार सामग्री के रूप में हम इसको ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो भी हमने जिक्र किया, भाषा का, संदेश को कोडिंग करना। बच्चों, संदेश को हम एक इनकोड करते हैं, उसको उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं, और उसके लिए कोडिंग करने के लिए हमें एक विशेष प्रतीक का, संकेत का, या शब्दों का, या निश्चित किसी सिस्टम का सहारा लेना होता है, और यह संचार को, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक अर्थ, एक मतलब, एक उसकी जानकारी को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। अगला पॉइंट है बच्चों माध्यम या चैनल, हम कौन से माध्यम से मैसेज को भेज रहे हैं। संदेश को प्रेषित जो प्रेषक है और जो प्राप्त करता है, ये दो हमारे मुख्य कड़ी होते हैं किसी भी मैसेज में, प्रेषक और प्राप्त करता है। इसको जिसको हम बार बार कह रहे हैं सेंडर या प्रेषक, और दूसरा हमारा है रिसीवर या मैसेज को प्राप्त करने वाला।
तो ये यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक चैनल का हमें ज़रूरत होता है। इस चैनल को हम लिख के भेज सकते हैं या आईटी का सहारा ले सकते हैं, जैसे अभी हम लोग मोबाइल के द्वारा ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी हम चैनल यूज कर रहे हैं उसको इसमें हम शामिल करते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, संचारित या प्राप्तकर्ता रिसीवर। जो अभी हमने जिक्र किया कि रिसीवर जो है ये प्रेषक का उसी रूप में अगर मैसेज प्राप्त कर लिया जिस भावना से, जिस उद्देश्य के साथ सेंडर भेज रहा है, तो अगर उसी तरह से वो प्राप्त कर लिया और उसको बहादुरी के साथ डिकोड कर लिया। डिकोड का मतलब होता है कि मैसेज को रीड करके समझना। अगर कर लिया है वो, तो वो मैसेज जो है सफल माना जाता है। अब बच्चों हम प्रयास करेंगे समझने का कि जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया हो रही है हमारी, इसमें प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें बच्चों पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है संप्रेषणकर्ता। दूसरा है संप्रेषण प्रक्रिया, जो हम एक चैनल के रूप में अभी हमने बताया। तीसरा है प्रेरक, मोटिवेटर। और चौथा है संप्रेषण को देखकर उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ना, इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ रहा है। और लास्ट में है उत्तर देना, आंसरिंग करना। बच्चों ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं इनका अपना महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें तो संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषणकर्ता जो मैसेज भेज रहा है द्वारा दिए गए संदेश को उपयुक्त माध्यम द्वारा रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया में शामिल बातें हैं। परंतु अगर हम व्यावसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें एक उद्देश्य होता है जिसमें जो रिसीवर है उसको जो भी मैसेज भेजा गया है उसका एक प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव की प्राप्ति जो है वो दिखता है। जो भी इम्पैक्ट उस रिसीव करने के बाद पड़ना चाहिए वो दिखने लगता है। वो किस रूप में दिखता है बच्चों? वो दिखता है जैसे आधारभूत पांच तत्व को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से समझें कि कौन किसे मैसेज भेज रहा है, कौन भेज रहा है, किस माध्यम द्वारा भेज रहा है, क्या, कहाँ, और उसका प्रभाव। अगर हम इस पॉइंट से देखें तो हम पाते हैं कि एक मैसेज भेजने वाला है और एक पाने वाला है। पाने वाला को हम कहेंगे किसे मैसेज भेजा जा रहा है, किसको हम मैसेज भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, किस माध्यम से भेजा जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है, मैसेज में कौन सा कंटेंट है, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, त्वरित कार्रवाई करने वाला कंटेंट है। तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट या जो भेजने वाला है, पाने वाला है, उसको अगर हम दृष्टिगत रखते हुए कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखें तो इन तत्वों का महत्व, इन जो एलिमेंट्स हैं उनका महत्व बढ़ जाता है अगर हम पांच आधारभूत प्रश्नों में इसको समाहित करें तो। लुइस ए एलन के अनुसार इसमें चार प्रक्रियाओं को, चार मुख्य रूप से पॉइंट्स को रखा गया है, जिसमें पहला है अनुनय, आस्किंग, पूछना। दूसरा है लिसनिंग, हम क्या सुन रहे हैं, डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, सुनना, निर्देशन, डायरेक्शन, और समझना, उसको अंडरस्टैंड हम कितना कर पा रहे हैं। ये लुइस एलन ने इन चार पॉइंट्स को रखा। लेकिन बच्चों अगर हम एर्नेस्ट डॉलेक का देखें, इनका भी चार तत्व पे ही फोकस था। तो इसमें इन्होंने जो पॉइंट दिया, एक सेंडर को महत्व दिया, दूसरा प्राप्तकर्ता को दिया, तीसरा मैसेज को दिया, और चौथा जो है प्रेरकी स्थिति, मोटिवेशनल क्लाइमेट को दिया। मोटिवेशनल क्लाइमेट जो है वो उन परिस्थितियों का जिक्र होता है इसमें जिसके द्वारा एक सफल कम्युनिकेशन प्रोसेस संपन्न होता है। अब बच्चों आइए इसको अगर हम एक संप्रेषण प्रक्रिया, क्रियाशील स्थिति में अगर देखें, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एक्शन, अगर एक्शन में हम देखें तो संदेश या विचार शब्दों में या संकेतों में हम उसको कोडिंग करते हैं और फिर उन
जो हमारे विचार हैं उनको हम संदेश का प्रसारण किसी माध्यम द्वारा करते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई रुकावट आती है तो वो उसको हम दूर करते हैं। रुकावट हो सकती है संकेतन प्रक्रिया में संप्रेषक द्वारा। अगर वो शुद्ध रूप से जा रहा है तो आगे बढ़ेगा यहाँ से यहाँ, और ये जो आगे बढ़ रहा है इसको हम कहते हैं संदेश का प्रसारण विशिष्ट माध्यम द्वारा। अगर इसके जानने जाते समय अगर फिर कोई अवरोध आता है संकेत वाचन प्रक्रिया में जो प्राप्त करता है, तो उसको हम दूर करके फिर मैसेज को आगे बढ़ाएंगे और संदेश की प्राप्ति होगी और उसका निर्वचन या उसका इंटरप्रिटेशन होगा, या जो भी संकेत है, जो भी मैसेज है, उसका वाचन होगा। अतः बच्चों हम इसको इस तरह से समझें कि संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये अनवरत चलती रहती है, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाकलाप इसमें एक श्रृंखला के रूप में समाहित करते हुए की जाती है। सारी एक्टिविटी एक श्रृंखला के रूप में होती है। संप्रेषण प्रक्रिया को एक सरल उदाहरण द्वारा अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत करना चाहते हैं। कोई भी आपके मन में विचार आया और आप बातचीत करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप उससे बात करना चाह रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? संप्रेषक या सेंडर। आप प्रेषित किए जाने वाले अपने विचार, जो भी आप विचार अपना उसको बताना चाह रहे हैं अपने दोस्त को, उसको उसका एक कोड बनाएंगे। उसको बात करने जैसे हाय, हेलो, या आपने पहले ही बताया है कि मैं शब्द बोलूँगा तो तुम समझ जाना, और उसको उसके अनुसार तुम अपना तैयारी करना। तो आप अपना एक कोड बनाए हुए हैं और उस कोड को अपने दोस्त के सामने एक चैनल के द्वारा भेजते हैं। चैनल हो सकता है आप आवाज़ लगा के उससे कहें, आप SMS करके कहें, व्हाट्सएप पे भेजें मैसेज, फ़ोन करें, आप उसको मेल करें, या आप उसको ऐसा कुछ सिंबल, कोई आवाज़, साउंड, सिटी, ऐसा कुछ करें जिससे आपका दोस्त उसको प्राप्त कर ले। और जब वो प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं कि रिसीवर को जो सूचना मिलनी चाहिए थे वो मिल गई। क्यों आप कहेंगे कि वो सूचना मिल गई? क्योंकि जो आपके मन में बात थी, विचार था, वो अंतिम रिसीवर तक पहुंच गया और उसने प्रतिक्रिया भी आपको दिया। प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि उसका रिस्पांस आपको मिल गया कि उसे जाना है कि नहीं, या जो बात आप करना चाह रहे हैं उसने क्या रिएक्शन दिया। तो जब आपका उसका रिएक्शन मिलता है तभी हम कहते हैं कि वो हमारा मैसेज सफल हुआ या नहीं हुआ। इस रिस्पांस मिलने को बोलते हैं फीडबैक, या उसकी प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं उसके रिस्पांस मिलने को, या क्या कह सकते हैं? फीडबैक। यहाँ आपने पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखा कि संप्रेषण के दौरान एक क्षमता दिखाई दे रही थी किसके अंदर? जो मैसेज प्राप्त कर रहा। अगर मैसेज प्राप्त करने वाले के अंदर वो क्षमता नहीं होती कि उसको डिकोड कर ले, तो ज़िंदगी में वो मैसेज सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको कोडिंग किया था। और उसी क्षमता का जो रिजल्ट हमें देखने को मिला कि उसने पूरे मैसेज को डिकोड किया और उसका रिस्पांस फीडबैक हमें दिया। अब बच्चों, जो हमने आपको उदाहरण दिया अभी, अगर उसको हम एक शार्ट डायग्राम चित्र द्वारा समझें तो आप देखिए कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या क्या घटित हुई। एक तो सेंडर जो आप थे, आपने मैसेज को इनकोड किया। एक मैसेज भेजने का चैनल आपने अडॉप्ट किया, उसको आपके दोस्त ने डिकोड किया उस मैसेज को जो आपने इनकोड किया था, और रिसीवर ने उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद आपको फीडबैक दिया। ये तो हमारी प्रक्रिया हुई। लेकिन इसमें जो चीज़ें थी, जो घटनाएं घटी, उसमें क्या क्या घटी? मैसेज सेंड हुआ, आपने भेजा, और सबसे बड़ी घटना हुई भेजने का। दूसरा हुआ उसको रिसीव करने का। आप भेज दिया और रिसीव ही नहीं हुआ, तो रिसीव होना भी जो है वो महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है कि इंटरप्रिटेशन। जो भी आपने मैसेज भेजा उसको अगला
उसको अच्छे से समझ लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया, उसका निर्वचन कर लिया और तदुपरांत उसने अपना रिएक्शन दिया कि हाँ मुझे मैसेज समझ में आ गई है। बच्चों अब इन पॉइंट्स को देखने के बाद अब हमको देखना है कि संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक कौन कौन से तत्व हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे एक तत्व है आपका संप्रेषक या कम्युनिकेटर या सेंडर। 5 ही पॉइंट्स हैं, बार बार ये आएंगे। क्यों आएंगे? ताकि आप इसको भूलें ना और आप बहुत ही सरल ढंग से इसको समझें। संप्रेषक जो है वो सारे कम्युनिकेशन प्रक्रिया का एक कर्ता धर्ता कहा जाता है इसको। अगर ये ना सही से काम करे तो पूरी 4 एलिमेंट्स वो फेल कर जाएंगे। और वो इस बात का ध्यान देता है कि जो भी मैसेज जा रहा है उसमें भेजने वाला कौन है, प्राप्त करने वाला कौन है, मैसेज क्या है, आदि बातें इसमें सम्मिलित होती हैं। संप्रेषक वह व्यक्ति या संस्था है जिसके उत्तरदायित्व में संप्रेषण होता है। उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि आपको मैसेज को भेजना है किसी न किसी हालत में। एक अच्छे संप्रेषक में कुछ बातें आवश्यक होती हैं, जैसे कि उसको विषय का बड़ा अच्छा जानकारी हो, भाषा पे उसकी अच्छी कंट्रोल हो जिस भाषा का वो यूज करने जा रहा है, और जिस ग्रुप को मैसेज दे रहा है या जिस व्यक्ति को मैसेज दे रहा है उसको अच्छे से जानता हो कि वो क्या चीज़ें समझ सकता है, क्या भेजें कि वो पढ़ ले, कौन सी भाषा वो जानता है अगला, उसके बारे में भी इससे मैसेज भेजने वाले को जानकारी होती है। और इस बात का वो ध्यान रखता है कि जो मैसेज भेज रहा है वो मुख से भेजे, मुंह से बोल के भेजे, हाथ का इशारा करके भेजे या हाथ से ही भेज दे वो मैसेज। ये सब जो बातें हैं ये सब मैसेज भेजने वाला या प्रेषक या सेंडर जानता है। ठीक है। अब बच्चों दूसरा जो इसमें एलिमेंट है वो क्या है? वो है संदेश, मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज में 2-3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो भाषा सरल होना चाहिए, भाषा स्पष्ट हो और भाषा में एक रूपता हो। ये नहीं कि हिंदी हम बोल रहे हैं तो उसी में अंग्रेजी डाल दें, फिर उर्दू डाल दें, फिर संस्कृत डाल दें, नहीं, उसमें समग्रता हो। जैसे बच्चों अगर हमें कोई चीज़ समझानी हो किसी को तो अगर हमें मालूम है कि ये बोलने से नहीं समझेगा तो हम उसे करके दिखाएंगे। अगर हमें मालूम है कि इसके अंदर बात का असर नहीं होता है तब उसे हम कुछ ऐसे मैसेज का माध्यम यूज करेंगे जो कि उसको बार बार सुनाई दे। जैसे आप देखते होंगे अक्सर लोग सोते हैं तो अलार्म लगाते हैं घड़ी का, और घड़ी का अलार्म 2 बार 4 बार सोता बजता रहता है। अगर वही काम घर का एक व्यक्ति करे तो हो सकता है कि वो उन पे नाराज़ हो जाए कि क्यों आप परेशान कर रहे हैं। तो हम अपने आप को जानते हैं कि हमें कौन सा कम्युनिकेशन सूट करेगा, कौन सा मैसेज सूट करेगा। बच्चों एक उदाहरण है इसमें, आप देख रहे होंगे कि यदि हम धूम्रपान मतलब जो धुआं वाला नशा करते हैं जैसे सिगरेट बीड़ी, अगर उन्हें हम संदेश देना चाह रहे हो कि बीड़ी सिगरेट या गांजा जो भी धुएं वाली सामग्री है ये सब पीने से आपको कैंसर हो सकता है, फेफड़े का, आपका पूरा फेफड़ा खराब हो सकता है। इस मैसेज को भेजने के लिए अगर हम न्यूज़पेपर में मैसेज निकलवाएं तो उस पर उतना असर नहीं होगा क्योंकि वो देखेगा फिर पेज पलट देगा। लेकिन वही मैसेज जब हम टीवी, रेडियो, वीडियो, चलचित्र द्वारा उसको दिखाएं कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे फेफड़े, मतलब एक ऐसी वीडियो का क्रिएशन करें जिसको देखने से वो डरे कि अरे ये तो हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, ऐसा दिखा रहा, तो उसका असर बच्चों ज़्यादा होता है। तो हम उसी कम्युनिकेशन माध्यम का यूज करेंगे। बच्चों अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि माध्यम हम कौन सा, मीडियम और ट्रांसमिशन कौन सा यूज करें संप्रेषण प्रक्रिया में।
तो आप देख रहे होंगे 4 मुख्य रूप से हमें कम्युनिकेशन का माध्यम दिख रहा है। इसमें बच्चों पहला माध्यम है मुद्रित प्रिंट मीडिया द्वारा, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें हम मोबाइल डिवाइस, टेलीफोन, ये सब चीज़ें। तीसरा है परंपरागत माध्यम ट्रेडिशनल, और प्राप्तकर्ता या समूह रिसीवर या समूह द्वारा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि मुद्रित माध्यम क्या होता है। मुद्रित माध्यम में बच्चों समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, पुस्तक, पेम्पलेट्स, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन आदि आप देखते होंगे प्रिंट रूप में हमें देखने को मिलता है। ये सब सारे माध्यम हम मुद्रित माध्यम में सम्मिलित करते हैं, जिसका हम एक समूह में प्रसारण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रोमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिजली से चलने वाली चीज़ें, सेल द्वारा, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, वीडियो, ये सब सारी चीज़ें जो अभी हमने जिक्र किया वो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम शामिल करते हैं। और परंपरागत में क्या होगी? परंपरागत में बच्चों ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। ट्रेडिशनल में क्या था कि हम जैसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा किसी को समझाएं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, या हम इसको इसमें ले सकते हैं संगीत के द्वारा। जैसे आप देखते होंगे कि लोक संगीत के द्वारा भी चीज़ों को लोग रखते हैं। समारोह, मेले में जाके चीज़ों को बताना, सबको समझाना, धार्मिक अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके, पूजा पाठ के द्वारा भी हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं। या बच्चों जागरण करके, जागरण भी हम करके लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या आजकल बहुत बड़े बड़े आप फेस्टिवल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय आप कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं, उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। या कोई फेस्टिवल वगैरह करवा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल, तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों आपके माध्यम में आएंगी ये सब चीज़ें। और चौथा पॉइंट जो है बच्चों प्राप्तकर्ता या समूह, रिसीवर या ग्रुप। आप देखिए कि जो मैसेज है, संपूर्ण प्रक्रिया जो है मैसेज को देने या लेने में, इसमें 2-3 प्रश्न आते हैं कि ये मैसेज किसको दिया जा रहा है, किसके लिए तैयार किया जा रहा है, और उचित माध्यम द्वारा जा रहा है, प्राप्तकर्ता को उचित माध्यम द्वारा प्राप्त हो रहा है। सभी बातों में 2 बातें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो होना चाहिए कि सूचना का आत्मसतीकरण करना। आत्मसतीकरण का मतलब होता है उसको एडॉप्ट कर लेना, उसको समझ लेना अच्छे से। दूसरा है सूचना के विषय वस्तु से सुपरिचित होना। 2 चीज़ें हैं, सूचना को अपनाना क्या है, और दूसरा है बच्चों इसको जानना, सूचना है क्या। मतलब अपनाएगा भेजने वाला, और सूचना से परिचित होगा जो प्राप्त कर रहा है। तो ये 2 बातें जो हैं हमें यहाँ पे अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट है बच्चों पुनर्निवेश या पृष्ठांकन या फीडबैक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम अभी कह रहे थे कि प्रक्रिया रूप में, प्रतिक्रिया रूप में, या संप्रेषण प्रक्रिया की अंतिम क्रिया इसको हम कहते हैं, जिसमें यह जानना आवश्यक होता है कि जो संप्रेषक है या मैसेज भेजने वाला है उसके द्वारा दिया गया संदेश रिसीवर को या प्राप्तकर्ता को उसी मौलिकता के साथ प्राप्त हुआ कि नहीं। जिस भावना से, हमने क्लास में भी बताया था कि इसमें भावना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस भावना से भेजा गया है मैसेज है उसी भावना से प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये रिसीवर को मिल रहा है कि नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि उसे उसी भावना में प्राप्त हुआ कि नहीं, जो रिसीवर है वो एक
रिएक्शन करता है, वो एक प्रतिक्रिया देता है कि हमें वो चीज़ें प्राप्त हो गई। प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे है फीडबैक से। फीडबैक को ही हम प्रतिक्रिया बोल रहे हैं। प्रतिपुष्टि करना, मैसेज का प्रतिपुष्टि करना कि जो आप भेजना चाह रहे थे ना वो हमें मिल गया, प्रतिपुष्टि कर दिया उस चीज़ का। और वो जब प्रतिपुष्टि पाता है तो फिर ये माना जाता है कि हमारा मैसेज जो है वो सफल रहा। और इस प्रतिपुष्टि के कई बच्चों तरीके होते हैं, कई तरीके से उस फीडबैक को देता है। जैसे कि आप सर्वे करते हैं तब प्रतिपुष्टि होती है, साक्षात्कार लेते हैं तो सामने वाला उत्तर देता है, प्रश्नावली बनाते हैं तो कुछ लोग उसका जवाब देते हैं, पत्र व जनता के जवाबी पत्र, ये सब रिएक्शन है, सब फीडबैक हैं। इन सब के द्वारा प्राप्त जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं सब सूचनाओं का हम विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। संदेश में परिवर्तन होना चाहिए या वो संदेश सही है जो हम भेज रहे हैं, इसी प्रतिपुष्टि या फीडबैक से उसमें हम संशोधन या वैसे का वैसा आगे दूसरे को भेजने का कोशिश करते हैं। और जब हमारा फीडबैक संतोषजनक होता है बच्चों, तो हम कहते हैं कि जो हमारा संप्रेषण प्रक्रिया था, जो मैसेज भेजने का सिस्टम चल रहा था, वो सफल रहा। अब बच्चों कुछ एक सफल संप्रेषण प्रक्रिया के लिए कुछ सुझाव हैं। ये सुझाव हैं के हैरिस ने एक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक के लिए कुछ सुझाव दिए। संप्रेषक मतलब जो मैसेज भेज रहा है उसके लिए कुछ हैरिस ने सुझाव दिया। उसमें कौन कौन से सुझाव थे बच्चों? पहला इसमें सुझाव था कि एक सेंडर को अपने मस्तिष्क में, उसका जो दिमाग है ना, उसमें उत्पन्न समस्त पूर्वाग्रहों व तनाव से मुक्त होना चाहिए। आप जब कोई मैसेज बना रहे हैं तो उसमें पूर्वाग्रह ना हो, कोई टेंशन ना हो आपके दिमाग में। अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आपका मैसेज सही नहीं बनेगा। तो पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा है बच्चों की संप्रेषण करने के पूर्व संप्रेषक को संप्रेषण की वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण, उसको यह जानना चाहिए कि जो हम मैसेज भेजने जा रहे हैं ना, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, वह आवश्यकता है कि नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं है या किस लेवल की आवश्यकता है, उसको हमको जानना है बच्चों। तीसरा पॉइंट इसमें आता है जो हैरिस ने सुझाव दिया है कि एक संप्रेषक के लिए सुझाव है तो बार बार संप्रेषक आएगा, मतलब मैसेज भेजने वाला को संदेश को संचारित करने से पूर्व, मैसेज भेजने से पूर्व जो प्राप्त करता है, कौन, रिसीवर, के संदर्भ में संभावित समस्त जानकारी अर्जित करना चाहिए। उसको उसके बारे में पूरी जानकारी अपने पास रखना चाहिए कि वो जिसको भेज रहा है वो पढ़ा लिखा है, वो हमारा मैसेज समझेगा कि नहीं, किस भाषा में समझेगा, कब समझेगा। चौथा पॉइंट है बच्चों, एक संप्रेषक द्वारा संप्रेषण को संचारित करने के पूर्व प्राप्तकर्ता की एकाग्रता कर लेना चाहिए, अर्थात इस बात की जानकारी कर लेना चाहिए कि जो संदेश रिसीवर है, प्राप्त करता है, उसकी ग्राह्यता कितनी संवेदनशीलता है, वो उस मैसेज को ग्रहण करना चाह रहा है, मैसेज को रिसीव करने के मूड में है कि नहीं, वो संवेदनशील है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात की हमें जानकारी कर लेनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है बच्चों कि एक संप्रेषक जब भी संदेश को प्राप्तकर्ता तक प्रत्यक्ष या व्यवहारिक रूप से अपने उद्देश्य के अनुसार संप्रेषित करना चाहिए। उसको बच्चों जो मैसेज भेज रहा है ना, उसको वैसा ही मैसेज भेजना चाहिए जो मैसेज उसके उद्देश्य को पूरा करे। उसमें अनायास की बातें नहीं लिखना चाहिए। इससे मेन मैसेज जो है वो उस पर ध्यान न जाके अननेसेसरी की बातों पे ध्यान जाता है, जिससे हमारा मैसेज या हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। बच्चों छठवां पॉइंट है इसमें कि संप्रेषक द्वारा जो मैसेज संदेश को संचारित करने के लिए संकेत या शब्द कुछ आप यूज कर रहे हैं,
वो सरल और सुबोध होना चाहिए। सरल और सुबोध मतलब समझने योग्य होना चाहिए। ये नहीं कि मैसेज को एकदम क्रिटिकल बना दिए हों आप। 7वां पॉइंट है बच्चों, एक संप्रेषक द्वारा संदेश का पुनरावृत्ति दोहराना संदेश के वास्तविक यथार्थ अथवा अभिव्यक्ति में सहायक होता है। संदेश का अगर कोई संदेश दोबारा आप दे रहे हो, एक ही संदेश बार बार जा रहा है, तो उसमें जो है उसमें आप उस चीज़ को कोट करें कि हमने जो आपको पहले बताया था या जो पूर्व में आपको जानकारी दी थी उसको भी ध्यान में रखिए। दोहराना मतलब पुराने मैसेज को बार बार उसमें चीज़ों को आप दोहरा रहे हैं, तो ये आपके अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करता है उसको समझने में कि अच्छा साहब यही कहना चाह रहे हैं, ये जो हमको बता रहा है वो इसी बात पे ज़्यादा जोरदार। 8वां है बच्चों की सदैव संप्रेषण की क्रियाओं एवं संप्रेषित विचारों के मध्य संगति होना चाहिए। संगति का मतलब है कि जो हमारा संप्रेषण की क्रिया है और जो विचार हमारे हैं, एक्टिविटी हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन हो। उस जो भी चीज़ें हम भेज रहे हैं और जो प्रक्रिया हम यूज कर रहे हैं, जो चैनल अडॉप्ट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन हो। और 9वां पॉइंट है बच्चों की एक संप्रेषण द्वारा संचारित संदेश समय पर प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आपने समय को ध्यान में रखा है तभी उस मैसेज का जो है उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो समय से मैसेज का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अगर हम इन 1 से लेकर के 9 पॉइंट हमने रखा आपके बीच कि किस तरह का हैरिस का सुझाव था मैसेज भेजने वाले के लिए, संप्रेषक के लिए, तो उसको अगर हम समग्र रूप से समझें कि ये कहना क्या चाह रहे थे, तो एक संप्रेषण प्रक्रिया में जो सेंडर है या मैसेज भेजने वाला है अपने जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है या प्रयास कर रहा है उसमें संदेश को संकेतों में बदलना ये महत्वपूर्ण है। प्राप्तकर्ता संदेश को सुनकर, देखकर, पढ़कर ग्रहण करता है कि नहीं है, इसकी जानकारी उसको रखना है अपने पास। और जो भी वो संकेत बना रहा है वो विजिबल हो और उसके उद्देश्य से मिलता जुलता हो, इस बात का उसको ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सुझाव थे हैरिस के। अब बच्चों हम बात करेंगे कि जो फीडबैक है उसका क्या मतलब है। बहुत बार आपने सुना कि प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया, ये है क्या वास्तव में। बच्चों प्रतिपुष्टि जो है एक प्रत्यर्पित संदेश होता है जो संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संप्रेषक को दिया जाता है। जब संप्रेषक या जो मैसेज भेजने वाला है उसको मैसेज मिल जाता है कि उसने जो मैसेज भेजा था वो सफलतापूर्वक पहुंच गया है, तो ये उसी को हम प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया कहते हैं। जब मैसेज भेजने वाला द्वारा जो भी मैसेज भेज रहा है उसके द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है और संप्रेषक जो सेंडर है उस संचरित संदेश की प्रतिक्रिया चाहता भी है, उसी रूप में उसको मिल जाता है, तो उसे खुशी होती है कि वो जैसा चाह रहा था वैसे ही उसका मैसेज पहुंच गया। तो बच्चों प्रतिपुष्टि सूचना के आदान प्रदान व संप्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच समझ की पुष्टि करती है, क्योंकि जब एक संदेश संप्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को संचारित किया जाता है तो प्राप्तकर्ता उसे समझने, जानने का प्रयास करता है और यह भी संभव है कि वह जो संदेश है उसके संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दे अथवा ना दे। अगर वो देता है बच्चों तो उसे माना जाएगा कि वो मैसेज जो है उचित ढंग से मिल गया। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश में सही यथार्थ स्वरूप समझने की पुष्टि कर देता है। अब देखिए यहाँ पे पुष्टि करना और प्रतिपुष्टि और आपका बार बार जो चीज़ें आ रही हैं यही हमारा
फीडबैक है। फीडबैक का मतलब उसको पुष्टि करना कि जो आपने सर मैसेज दिया था ना, वो हमें सही सलामत मिल गया है। अब बच्चों देखना है कि जो प्रतिपुष्टि की क्रिया है वो किस तरह से होती है। अभी तो आपने अर्थ समझा, अब आप देखिए कि प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया किस तरह से होती है। फीडबैक प्रोसेस कैसे होता है। लीलैंड ब्राउन कहते हैं कि संप्रेषण व प्राप्तकर्ता दोनों की प्रभावशीलता के लिए प्रतिपुष्टि की एक वांछित मात्रा अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब है कि जो भी प्रतिक्रिया है वो संदेश की प्राप्ति को दर्शाता है एक तो, वह उसके सही व्याख्या जो भी इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसको जानने व समझने की एक स्रोत उसको मिल जाता है। किसको मिल जाता है? एक तो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को मिलता है, दूसरा जो मैसेज भेजता है सेंडर उसको मिल जाता है। अब बच्चों हम प्रतिपुष्टि की प्रतिक्रिया का एक डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो आप देखिए जो भी हमारी स्रोत है, सोर्स है, उसकी प्रतिपुष्टि हो रही है। यहाँ पे एक नंबर पे अगर हम देखें संदेश है, संदेश को एक भेजने वाला संप्रेषक है, संप्रेषक संकेत इनकोडिंग करता है, एक माध्यम अपनाता है, मैसेज रिसीव होता है। ये तो प्रक्रिया हुई हमारा। उसको डिकोड करता है, डिकोड करके मैसेज को समझता है, पढ़ता है और फिर वो सेंडर को भेजता है। जो हमारा सेंडर है ना, फिर उसको भेजता है। अभी तो सेंडर ने भेजा था यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंडर का काम था। लेकिन अब यहाँ से रिसीवर भेजना शुरू कर रहा है। देखिए अब ये रिसीवर भेजेगा मैसेज को, यहाँ से संदेश है ना, तो जो समझा था उसको अब भेजने का कोशिश करेगा। अब यहाँ मैसेज प्रेषक को सेंड कर रहा है। किस तरह से? उसने भी एक इनकोडिंग किया, एक माध्यम अपनाया उसका फीडबैक देने के लिए। मैसेज जो है रिसीव हुआ, प्राप्ति हो गई। कौन कर रहा प्राप्त? सेंडर, जो सबसे पहले भेजा था। और सेंडर उसको डिकोड करता है और फिर उसको समझता है। तो यहाँ पे उसको पूरी संतुष्टि हो जाती है। तो आपने देखा बच्चों कि दो तरह के हमारे काम कर रहे हैं। एक तो इधर से मैसेज आया, सेंडर ने भेजा रिसीवर को, और दूसरा रिसीवर ने भेजा फिर सेंडर को। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये आपका दर्शा रही है कि कैसे सारे कम्युनिकेशन में फीडबैक कैसे किस तरह से उसको मिलता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम था बच्चों, डायग्राम के द्वारा हमने समझा। अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखें इसका कि ये कहना क्या चाह रहा है या इसका प्रक्रिया हुआ कैसे, तो इसको समझने के लिए बच्चों स्पष्ट है कि प्रतिपुष्टि संप्रेषण में सुधार कर उसे अधिक प्रभावशाली बनाने की एक विशिष्ट तकनीक है। अगर हमको रिसीवर ना बताए कि मैसेज हमने यही प्राप्त किया, तो आपको पता चलेगा कि हमने जो भेजा वो ठीक गया कि नहीं गया। तो उसमें सुधार करने का एक अच्छा चांस मिलता है। साथ ही साथ यह एक संगठन व्यवसाय में किसी तथ्य के संदर्भ में तुरंत प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रभावपूर्ण संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। अगर आप किसी को कुछ मैसेज दे रहे हैं बिजनेस में, तो क्विक रिस्पांस चाहते हैं कि भाई हमें तुरंत उसका कुछ न कुछ आंसर मिले जिससे वो अपना काम आगे बढ़ाए। अब बच्चों इस जो मिल रहा है हमें, प्रतिपुष्टि हो रही है, जो प्रतिक्रिया हमें रिसीवर ने दिया, उसका प्रभाव क्या पड़ता है उसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द फीडबैक। बच्चों जो फीडबैक का इम्पैक्ट है वो हेनरी गेल ने
और स्लोकॉम द्वारा कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करें। कि उन्होंने जो पहला पॉइंट दिया कि एक संप्रेषण प्रक्रिया में जिस प्रकार संप्रेषक की प्रत्येक क्रिया प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है, ठीक उसी प्रकार प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया भी संप्रेषण की क्रियाओं को प्रभावित करती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो मैसेज भेजने वाला सोच रहा था कि हमारा मैसेज पा करके प्राप्तकर्ता हमको प्रतिक्रिया देगा, तो जब वो प्राप्तकर्ता मैसेज भेजता है, किसको मैसेज भेजता है? दूसरा पॉइंट है बच्चों, एक संप्रेषक जो है वो प्रतिक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाओं को ही प्रतिपुष्टि कहा जाता है, जो संप्रेषक को उसकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशलतम क्षमता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी हम प्राप्तकर्ता ने मैसेज भेजा है, किसको भेजा है? सेंडर को। उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, ये कब पता चलेगा? जब वो समझने वाले या भेजने वाले की समझ पे निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों की, एक संप्रेषक जो है उस प्राप्ति की पुष्टि पूर्व में संचारित मौलिक संदेश को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित करती है। यदि प्राप्तकर्ता द्वारा कोई प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं हो पाता है या नहीं होती है, तो पूर्व संचारित संदेश को परिवर्तित कर दिया। अगर उसे सही फीडबैक नहीं मिलेगा या उसको लगेगा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेगा? वो अपने मैसेज को फिर से चेंज कर देगा, मैसेज को चेंज करके फिर से भेजने का कोशिश करेगा। चौथा पॉइंट है बच्चों की, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता संप्रेषक को अपने द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया प्रतिपुष्ट स्वरूप प्रकृति आधार पर नियंत्रित करने का प्रयास या चेष्टा करता है। पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सेंडर होता है बच्चों, जो मैसेज भेज रहा है, ये क्या करता है? ये पूरा कंट्रोल करता है उस सिस्टम पे। उसको लगता है कि अगर हम थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो हमारा मैसेज या हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे कि प्रतिपुष्टि को प्रभावपूर्ण कैसे बनाया जाए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो हम आपके बीच रखेंगे कि जो फीडबैक है उसको प्रभावपूर्ण कैसे, हाउ टू इम्प्रूव फीडबैक। इसमें बच्चों पहला पॉइंट है सहायता करके, हेल्प के द्वारा हम इसमें चीज़ों को प्रभावशाली बना सकते। प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता के व्यवहार को समझने में सहायक है, साथ ही वह प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया है उसको जानने समझने के साथ उसमें सही समझ पैदा करने में सहायक है। इससे जो सेंडर है वो प्राप्तकर्ता के संदेश के व्याख्या के अनुकूल क्रियाशीलता जो है वो बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव। पहला सहायता करता है, दूसरा है प्रतिपुष्टि की प्रकृति वर्णनात्मक होती है, मतलब वो समझने योग्य होती है। अगर रिसीवर ना समझा पाए तब भी बेचैनी होगी सेंडर को कि यार क्या समझा है, बता ही नहीं पा रहा है, तो डिटेल में बताता है। इसकी वर्णनात्मक प्रकृति के कारण किसी संप्रेषण प्रक्रिया में पूर्व प्रेषित संदेश की समीक्षा के द्वारा वांछित परिवर्तन संभव होता है। कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही जाता है, तो हम मान के चलते हैं। तीसरा है विशिष्टता या स्पेसिफिक। बच्चों प्रतिपुष्टि में विशिष्टता का गुण विद्यमान होता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विशिष्ट होती हैं। यह गुण किसी प्राप्तकर्ता को संचारित संदेश के संबद्ध समस्त जानकारी
प्रदान करने में सक्षम होती हैं। जो आप टेक्निक यूज करेंगे ना, वह निश्चित रूप से उस चीज़ को समझाने में कामयाब होगी। बच्चों, यदि प्रतिपुष्टि में विशिष्टता का गुण न हो, अगर उसमें कोई स्पेशलाइजेशन ना हो, तो संचारित संदेश को समझ पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तीसरा चौथा है बच्चों पॉइंट, सुनना, हियर। बच्चों, प्रतिपुष्टि या फीडबैक तभी संभव है जब प्राप्तकर्ता किसी संदेश को सुनने, जानने, समझने के लिए तैयार हो। ठीक है, वह संदेश की ग्राह्यता के लिए, जैसे हम कुछ बात कर रहे हो किसी से और वो सुनने को तैयार ना हो, तो हम कहेंगे कि ये सुनने को तैयार नहीं है, ये न समझने को तैयार है, न या जानने को तैयार है। तो जो संदेश है उसकी ग्राह्यता के लिए उनके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और प्रतिपुष्टि जो है वो सदैव प्राप्तकर्ता के समझने जानने पर ही निर्भर होती है। हम किसी के सामने कुछ भी कहें, उसके पास समय नहीं है, उसके पास न ध्यान देने का दिमाग है कि वो क्या कह रहे हैं, सुने तो ध्यान से, तो किसी भी हालत में वो मैसेज जो है सफल नहीं हो पाएगा। पांचवा है बच्चों टाइम। अभी हमने टाइम का जिक्र किया है चौथे ही पॉइंट में कि समय होना चाहिए। अब एक संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि और संदेश के आने जाने में के मध्य तो कुछ समय लगेगा ना, तो वो जो समय लगे वो कम से कम समय लगे। ठीक है, प्रतिपुष्टि कम समय लगने के कारण बहुत अच्छा प्रभावी होगी। जैसे हम अगर किसी का 5 दिन वेट करें कि वो 5 दिन बाद बताएंगे, तो वो नहीं अच्छा है। हमें तुरंत तत्काल बताइए, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं, हमें मैसेज मिला है। तो समय जो है वो कम लगेगा अगर प्रतिपुष्टि करने में, तो वो ज़्यादा जो है सार्थक होगा। विशिष्ट आचरण या स्पेसिफिक बिहेवियर। बच्चों, प्रतिपुष्टि सदैव एक निश्चित प्रतिक्रिया या आचरण के लिए जानी जाती है। अगर किसी को हाँ कहना है तो उस हाँ कहने में एक अलग जोश दिखेगा, ना कहना है तो उस ना कहने में एक अलग जो है उनका टोन होगा। तो वो एक अलग ही आचरण वो अगला बिहेव करता है, जिसको देख के हमको लग जाता है कि ये क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सातवां है पॉइंट बच्चों, निश्चित लक्ष्य, गोल ओरिएंटेड। प्रतिपुष्टि का संबंध संदेश की संरचना से न होकर संदेश के लक्ष्य से होता है। हम चाहे जैसे संदेश भेजें, उसको मिल गया ना, उसको समझ में आया कि नहीं आया, इस पर बात हमारी जाके रुकती है, न कि कैसे हम भेज रहे हैं उस पर। तो गोल जो है वो है उसका लक्ष्य, उसका है कि मैसेज पहुंचना, और पहुंच गया तो भैया वो हमको रिस्पांस दे। यही दो बातें हमारे पूरे मैसेज के दौरान होती हैं। और लास्ट है बच्चों नियंत्रण, और प्रभावपूर्ण वाले में कि नियंत्रण का मतलब होता है बच्चों की एक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है या संप्रेषण प्रक्रिया है, उसमें जब मैसेज पाने वाला संप्रेषण या पूरे प्रक्रिया में आचरण से अगर वो निगेटिव कोई रिस्पांस देता है, ठीक है, तो उस निगेटिव परफॉर्मेंस को रोकना ही नियंत्रण कहलाता है। क्योंकि जो भी निगेटिव फीडबैक आते हैं ना, तो उससे निराशा होती है भेजने वाले को और वो हतोत्साहित होता है। तो वो कोशिश करता है कि यार हम इतना मेहनत करके कोई मैसेज भेज रहे हों और वो ना मिले तो फिर कैसा लगेगा। तो और लास्ट बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट ही पॉइंट हम कहेंगे कि प्रतिपुष्टि का महत्व हम जाने तो ज़्यादा हमें चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। बच्चों, महत्व में हम देखेंगे कि पहला जो महत्व है वो है प्रतिपुष्टि संदेश प्रक्रिया का अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हो बच्चों, तो हम कहेंगे कि अगर प्रतिपुष्टि हो गई तो मेरा मैसेज जो है सार्थक रहा। दूसरा पॉइंट है बच्चों की प्रतिपुष्टि के अभाव में कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। अगर प्रतिपुष्टि नहीं हुआ, फीडबैक नहीं मिला, तो हमारा मैसेज कंप्लीट नहीं है, हम मान लेंगे। आगे पॉइंट है बच्चों की संप्रेषक प्रतिपुष्टि के माध्यम से ही जान सकता है कि संदेश की अभिव्यक्ति उसकी इच्छाओं के अनुरूप है कि नहीं, संदेश सही सही पहुंचा कि नहीं, वो जानने का उसका मन करता है संप्रेषक का। तो अगर संदेश पहुंच गया तो उसे बताइए आप। इसलिए
महत्व रखता है। उचित प्रतिपुष्टि के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर आप बहुत बढ़िया से संप्रेषण की प्रक्रिया किए हैं ना, तो आपका प्रभावशाली हो जाएगा। आप माना जाएगा कि बहुत अच्छे से आपने मैसेज भेजा। प्रतिपुष्टि संप्रेषण की वास्तविक बोध है। अगर आप कोई फीडबैक नहीं दिए तो हमें कम्युनिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। मतलब नोटिफाई टू मैसेज, अगर आपने मैसेज के बारे में नहीं हमें बताया तो हम मानेंगे कि हमारा मैसेज पूरा नहीं हुआ। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि एक उत्प्रेरक तत्व के रूप में काम करता है। अगर आपने पूरा मान लीजिए 5 मिनट का आपने कोई मैसेज दिया और उसके बाद आपको कोई फीडबैक ना मिले तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार हमने कुछ किया ही नहीं, कोई प्रतिपुष्टि ही नहीं आया। प्रतिपुष्टि सूचना के आदान प्रदान और संप्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य समझ की पुष्टि है। एक चीज़ और इसमें बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि दोनों लोगों के बीच भेजने वाले का भी दिमाग दिखेगा और रीड करने वाले का भी, उसका समझ दिखेगा कि ये दोनों लोग विद्वान हैं या दोनों में से कोई एक है या दोनों हैं। ये बातें उस मैसेज की पुष्टि के बाद ही पता चलेगा। प्रतिपुष्टि किसी संप्रेषण की प्रभावशीलता का मापदंड है। आप अगर आपने फीडबैक दिया तो हम कहेंगे इम्पैक्टफुल रहा, वो पैमाना उसका मेजरमेंट हो सकता है कि हाँ सही हो गया, 100% सही रहा। प्रतिपुष्टि किसी संदेश को प्राप्त करने तथा उसकी ठीक व्याख्या करने की एक स्रोत है। जो आप मैसेज प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं मैसेज पढ़ने के बाद, अगर वो मिल जाता है तो हम जो हमारा संदेश था उसके बारे में आराम से व्याख्या कर लेंगे कि हमने ये भेजना चाहा और उनको ये चीज़ मिला। 10वां पॉइंट है बच्चों की प्रतिपुष्टि एक संगठन अथवा व्यवसाय के प्रबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप मैनेजर हैं ना तो आपको फीडबैक हमेशा ज़रूरत होती है, सुधारना है कि ठीक है क्या है पता चलता। प्रतिपुष्टि के बिना कोई भी प्रभावपूर्ण संप्रेषण असंभव है। अगर आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन संभव नहीं है। बच्चों तो ये आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कवर किया और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।